पुलिस ने बैंक कर्मी की हत्या का खुलासा करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने लेन देन को लेकर हत्या की थी। पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। बता दें कि कल घटिया थाना क्षेत्र के बिछड़ोद में बैंक कर्मी लखन राठौर नामक युवक की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने हत्या का खुलासा करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंक कर्मी की हत्या के मामले में गांव में रहने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने रुपए के लेन देन को लेकर हत्या करना कबूल किया है। एसपी ने बताया कि मृतक और आरोपियों के मोबाइल की कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में और भी आरोपी बढ़ सकते हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। छोटे मोटे राशि को कम समय के लिए ज़्यादा ब्याज में लोगों को आसपास के परिचित लोग हैं उनको देते थे। जैसे किसी को 50,000 रुपये दे दिया और उसको बोल दिया कि तुम 3 दिन बाद लौटाओगे तो 1,000 रुपये ज़्यादा देना या 2,000 रुपये ज़्यादा देना। ऐसे ही इन्होंने करीब 2.5 लाख रुपये अपने एक परिचित हैं जितेंद्र उर्फ कालू बैरागी, ये इनके पुराने इनसे लेते रहा है। उसको 2.5 लाख रुपये करीब 10 दिन पहले दिए थे और 10 दिन से ही उससे 2.5 लाख रुपये वापस मांग रहे हैं। कल एक सुबह सूचना प्राप्त हुई थी, ग्राम बोड़ाना थाना घटिया में लोकेश राठौर है, इनकी डेथ हो गई थी। करीब 22-23 साल की नई उम्र के जवान लड़के थे, यूको बैंक में काम करते थे। मामला गंभीर था, नए उम्र के लड़के जो बैंक में काम करता है उससे रिलेटेड था। तत्काल ही इसमें हमारी पूरी टीम एक्टिव हुई। इसमें 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। तीनों गांव के परिचित हैं। लोकेश पैसे लेन देन और लोगों को उधार देने का काम करते थे और इसी वजह से 2.5 लाख रुपए इन्होंने, जो मुख्य आरोपी है, जो उसको पैसे दिए थे और वो पैसा देने में आनाकानी कर रहा था और इनकी लगातार 10 दिन से हॉट टॉक चल रही थी। इसी दौरान इसने अपनी प्लानिंग की 2 लोगों के साथ अन्य रात में इसको एक जगह पर ले जाकर पहले रस्सी से गला दबा कर मारा, अनकॉन्शियस किया और उसके बाद सीमेंट के बोल्डर से उसकी हत्या कर दी। तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। एक आरोपी और होने की हमारी ऐसी हम लोगों को पूछताछ में क्लूज लग रहे हैं, उसके संबंध में हम डेवलप कर रहे हैं और अगर उसको पाया जाता है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कायथा टोल पर डंपर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कायथा के रहने वाले दिलीप राठौर की पत्नी कायथा टोल पर महिला समूह की सदस्य थी। टोल महिला कर्मियों द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। गुरुवार सुबह उज्जैन की ओर से आ रहा डंपर टोल पर रुका। बैरियर खुलने के बाद चालक ने डंपर आगे बढ़ाया तो समीप से तेज आ रही टोल कर्मी महिला अस्मिता राठौर का संतुलन बिगड़ा और वह डंपर की चपेट में आ गई। डंपर के पहिए के नीचे दबने से अस्मिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर कायथा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ की है। ट्रक चालक को कायथा थाने पर बैठाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेजा है। बक्सी रोड स्थित कायथा टोल नाके पर हुई दुर्घटना में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर एसडीएम तराना राजेश बोरासी ने आर्थिक सहायता का प्रकरण तैयार कर प्रेषित किया है। एसडीएम बोरासी ने बताया, मृतक अस्मिता के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 2 ट्रकों से अलग अलग जगहों पर दुर्घटना हुई है। पहली घटना बीती रात करीब 1 बजे खिलचीपुर पुलिया के पास बाइक सवार बालकों को आगर तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बालक घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना आज सुबह रेलवे स्टेशन के समीप हुई। यहां परचून से भरा तेज रफ्तार ट्रक रोड डिवाइडर से टकरा गया, जिसमें स्ट्रीट लाइट का नुकसान हुआ है। उज्जैन में ट्रकों से हुई 2 दुर्घटनाओं में पहली घटना बीती रात करीब 1 बजे खिलचीपुर पुलिया पर हुई है, जहां पर बाइक सवार बालकों को आगर तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बालक घायल हो गए। पुलिस ने मामले में अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। अनस मंसूरी पिता इमरान मंसूरी 17 वर्ष निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी इंदौर, बरहान पिता जाहिद अली 17 वर्ष निवासी गांधीनगर के साथ बाइक से रात करीब 1 बजे दोस्त से मिलने खिलचीपुर पुलिया से गुजर रहा था। तभी सामने से आए ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में बुरहान को गंभीर चोट आई, जबकि अनस को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अनस ने ही चिमनगंज थाने में ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को बताया कि वो गर्मी की छुट्टियों में खजूरवाली मस्जिद के पास रहने वाले मामू के घर आया हुआ था। दूसरी घटना उज्जैन में सुबह करीब 5 बजे घटी। हरी फाटक ब्रिज की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक माल गोडाउन के सामने रोड डिवाइडर से टकरा गया और डिवाइडर पर चढ़ गया। दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने मामला जांच में लिया है। दुर्गा शंकर पिता अमरलाल 31 वर्ष निवासी हसाड़ी महिदपुर ट्रक ड्राइवर है और वो अपने ट्रक में इंदौर से परचून का सामान लेकर महिदपुर की ओर जा रहा था। तभी करीब सुबह 5:30 बजे के आसपास
माल गोडाउन के सामने तेज रफ्तार ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो गया और ट्रक रोड डिवाइडर से टकरा गया। ट्रक की टक्कर से डिवाइडर के बीच लगा सेंटर लाइटिंग पोल भी टूटकर जमीन पर आ गिरा। दुर्गा शंकर ने बताया कि ट्रक कंट्रोल करने के चक्कर में उसके एक हाथ में मामूली चोट भी लगी है। बीच रोड पर ट्रक दुर्घटना होने से इंदौर गेट तरफ से आने वाले वाहनों के आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन में संचालित हो रहे रिक्शा चालकों के लिए जिला प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइन तय की गई है। इस गाइडलाइन के तहत अब ई रिक्शा चालक आवंटित मार्ग पर ही ई रिक्शा चला सकेंगे। व्यवस्था की जानकारी देते हुए आरटीओ संतोष मालवी ने बताया कि आरटीओ पंजीयन के मुताबिक उज्जैन शहर में 6000 से अधिक ई रिक्शा चल रहे हैं, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था में कई परेशानियां आ रही है। हमारे द्वारा 5500 ई रिक्शा चालकों को लॉटरी पद्धति के माध्यम से मार्गों का आवंटन किया गया है। जिन ई रिक्शा चालकों को जो मार्ग आवंटित किया गया है वो ई रिक्शा इसी मार्ग पर चला सकेंगे। तो लगातार ई रिक्शाओं के रजिस्ट्रेशन होने से लगभग आज की तारीख तक हमारे पास 5,500 से 6,000 ई रिक्शा जो है पंजीकृत है उज्जैन शहर में। उनको व्यवस्थित करने के लिए, यातायात को सुचारू करने के लिए और हम अव्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो सुझाव और निर्देश आदेश प्राप्त हुए थे, उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने जो है लॉटरी के माध्यम से 5,500 ई रिक्शाओं को चयनित मार्गों पर संचालन किए जाने के लिए यहाँ पर उनको बुलाया गया था, जिसमें समिति के जो हमारे सदस्य थे डीवाईएसपी ट्रैफिक, नगर निगम डिप्टी कमिश्नर और हम स्वयं आरटीओ, हम सभी समिति के लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और आज लगभग 3-4 घंटे में हमारी सारी जो लॉटरी की व्यवस्थाओं के माध्यम से जो संचालन किया जाने वाला है सुचारू रूप से, उस व्यवस्थाओं के लिए हम लोग यहाँ बैठेंगे। और इसमें कुछ जो ई रिक्शा के असंगठित जो संचालक या संगठन रहे हैं, भारतीय मजदूर यूनियन संघ के लोग, वो भी यहाँ उपस्थित हुए थे। उनके कुछ सुझाव थे, कुछ परेशानियां थी, उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो उनके सुझावों को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है और शनै शनै जो है भविष्य में जो सुधार करते हुए हम यातायात को उज्जैन शहर के लिए सुदृढ़ करेंगे और व्यवस्थित करेंगे। इधर भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष किशन सिंह शेखावत और बल्लू सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष असंगठित ई रिक्शा चालक परिचालक संघ ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरटीओ द्वारा ई रिक्शा के मार्ग तय किए जा रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, जबकि शहर में हजारों ऑटो ई रिक्शा और मैजिक वाहन भी संचालित हो रहे हैं, जिनके रूट तय नहीं है, फिर भी ई रिक्शा के ही रूट तय किए जा रहे हैं। साथ ही कई ई रिक्शा वाहनों को महाकाल मंदिर क्षेत्र में चलाने के लिए अवधि भी तय की जा रही है कि 3 माह तक कुछ ई रिक्शा वाहनों का संचालन होगा, इसके बाद अन्य ई रिक्शा संचालित होंगे, जो कि हर 3 माह में बदलता रहेगा। इसके अलावा ई रिक्शा वाहनों के शहर में भी कहीं पर भी स्टैंड नहीं है, जिसके कारण चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन अध्यक्षों ने कहा है कि हमारी समस्याओं का शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो 4 जून के बाद आंदोलन किया जाएगा। हम भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठन से हैं और हमने आज आरटीओ कमिश्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने जो अभी रूट का जो निर्धारण किया गया है उसका हमने विरोध किया, क्योंकि ई रिक्शा से पहले लगभग 5000 ऑटो भी शहर में चलते हैं और उसके अलावा लगभग 1000 मैजिक भी चलती है। हमने ये कहा कि पहले उनका रूट का निर्धारण किया जाए और उसके अलावा अभी लगभग 5000 ई रिक्शा की उन्होंने लॉटरी के माध्यम से रूट निर्धारण का कहा गया है। बाकी लगभग अभी शहर में 10,000 करीबन ई रिक्शा है। तो हमारा ये कहना था कि सभी को व्यवस्थित किया जाए और उसके अलावा हमने कमिश्नर साहब से ये भी निवेदन किया है कि हमको व्यवस्थित स्टैंड दिया जाए और स्टैंड के अलावा जो भी नाबालिग लोग भी जो गाड़ी चलाते हैं, नाबालिगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और उसके साथ साथ में हमने इस प्रक्रिया का हमने विरोध किया है और इसके बाद में भी अगर हमारी समस्या को नहीं सुना जाता है तो हमने आज परिवहन मंत्री जी को भी इसके बारे में ज्ञापन दिया है, कलेक्टर महोदय को भी हमने इसके बारे में ज्ञापन दिया है और अगर निश्चित रूप में अगर तय समय में अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो आचार संहिता के बाद में हम आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे और हम क्रमबद्ध रूप से इसके लिए आंदोलन करेंगे। महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर एक बार फिर अतिक्रमण पसर गया है। बीच सड़क पर दुकानें खुल गई हैं और वाहन पार्क होने लगे हैं, इससे आवागमन बाधित हो रहा है। इस बीच गुरुवार को पुलिस ने बेतरतीब खड़े वाहनों की हवा निकाली और दुकानों का सामान भीतर रखवाया।
पिछले महीने 15 अप्रैल को नगर निगम ने महाकाल मंदिर के पूर्व दिशा स्थित पहुंच मार्ग पर खुली 65 अवैध अस्थायी दुकानें हटाई थी। बीच सड़क ई रिक्शा पार्क करने वालों को भी हटाया था। कई दुकानदारों का सामान भी जब्त किया था। कार्रवाई के बाद तोपखाना चौराहे से महाकाल मंदिर तक का चौड़ा 12 मीटर मार्ग खुला नजर आने लगा था। इससे आवाजाही सुलभ हो गई थी, मगर कुछ दिनों बाद फिर हालात वैसे के वैसे ही हैं। अतिक्रमण बढ़ता चला गया। गुरुवार को पुलिस ने कार्रवाई वापस की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अस्थि कलश शुक्रवार को उज्जैन पहुंचा। यहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह अस्थि कलश यात्रा निकाले जाने से पहले अस्थि कलश को देवास गेट स्थित संख्या राजे धर्मशाला में रखा गया, जहां पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ग्वालियर से राजमाता माधवी राजे सिंधिया के अस्थि कलश को शिंदे मंडली के सदस्य पांडुरंगा राव और महल के अधिकारी संग्राम सिंह उज्जैन लेकर पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा के बाद रथ पर कलश रखकर कलश यात्रा निकाली गई, जो संख्या राजे धर्मशाला से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रामघाट पहुंची। जगह जगह मंचों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रामघाट पर पंडित विजय त्रिवेदी ने विधि विधान से पूजन कराया। इसके बाद अस्थियां क्षिप्रा नदी में प्रवाहित की गई। श्री कृष्ण चंद्र परमात्मने नमो नमः। तो उधर भी आएगी। ग्वालियर राजघराने की राजमाता और हमारे पूरे मालवा अंचल ग्वालियर चंबल संभाग की परम पूजनीय राजमाता साहब माधवी राजे सिंधिया जी का आज अस्थि कलश विसर्जन का कार्यक्रम था। कल रात को 10 बजे उनके परिवारजन अस्थि कलश लेकर स्थानीय संख्याराजे धर्मशाला जो उनके परिवार की है वहाँ पर रात में रुके थे और आज सवेरे 8 से 10 के बीच में उनके दर्शन हेतु और पुष्पांजलि अर्पित करने हेतु कार्यक्रम रखा गया था। उसके पश्चात नगर के प्रमुख मार्गों से उस अस्थि कलश को ले जाकर आज रामघाट पर शिप्रा तट पर उसका विसर्जन किया गया है और शहर के सभी गणमान्य लोग, राजपूत समाज के ठिकानेदार लोग और सिंधिया परिवार के शुभ चिंतक, समाज सेवी संस्था सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और सभी ने उनको भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित करी और अस्थि कलश विसर्जन के समय श्रद्धांजलि अर्पित करी। सिंधिया परिवार से संबंधित हम पिछले 500 वर्षों से संबंधित हैं। जब से सिंधिया परिवार उज्जैन आया तब से हमारा परिवार ही इनके चाहे देव कर्म हो चाहे पितृ कर्म हो सभी को पूर्ण रूप से संपादित करवाया जाता है। इसका राजमाता ने हमको लेटर भी दिया हुआ है। हमारे पास में गोल्ड से इनका लिखा हुआ लेटर है। आज की जो प्रक्रिया है आप सब लोगों ने भी देखी। पूरे विधि विधान से माताजी के लिए उत्कृष्ट रूप से वो स्वर्ग को वास हो, उनका परिवार का भला हो और सुख समृद्धि ये प्राप्त हो, इसी के तहत हमने ये अस्थि कर्म करवाया है। उज्जैन में वैशाख पूर्णिमा से इस्कॉन मंदिर भरतपुरी में 23 से 29 मई तक नौका उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव के पहले दिन भगवान मदन मोहन राधा रानी के साथ सरोवर में नौका विहार करेंगे। 7 दिन तक भक्तों को शाम 6 से रात 9 बजे तक भगवान के नौका विहार के दर्शन होंगे। इस्कॉन मंदिर के पीआरओ राघव पंडित दास ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गर्मी में भगवान को ठंडक प्रदान करने के लिए देवालयों में नौका विहार की परंपरा है। भगवान के वृंदावन में यमुना, पुरी में नरेंद्र सरोवर आदि जगह नौका विहार का उल्लेख मिलता है। इसी क्रम में भगवान के नौका विहार के लिए इस्कॉन मंदिर में नौका विहार उत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए इस्कॉन मंदिर भरतपुरी में सरोवर बनाया गया है। इस्कॉन मंदिर में भगवान के नौका विहार उत्सव का आयोजन 23 मई से 29 मई तक किया जाएगा। भक्तों को प्रतिदिन भगवान के नौका विहार के दर्शन होंगे। इसके लिए मंदिर परिसर में सरोवर की स्थापना की गई है। भारतवर्ष में
इधर विश्व जब प्रबल होती है तब यह परंपरा रही है कि भगवान को शीतलता देने के लिए कुछ आयोजन किए जाते हैं, जिनमें उनके शरीर पर चंदन का लेप करना, उनको नौका में बिठाकर विहार करना आदि प्रमुख है। विशेष रूप से यहाँ उड़ीसा में नरेंद्र सरोवर पर भगवान जगन्नाथ नौका में विहार करने के निकलते हैं, उसी की यह परंपरा है। तो यहाँ भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी को नौका में बैठाकर 7 दिन के लिए प्रतिदिन शाम को 6 बजे से 8 बजे तक विहार कराया जाएगा। इसके दिव्य जल में भगवान विहार करेंगे। वहीं इस्कॉन मंदिर में नौका विहार उत्सव के पूर्व नरसिंह प्रकट उत्सव मनाया गया, जिसके समापन पर शाम को इस्कॉन मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें नरसिंह प्रकटोत्सव के दिन फरियाली भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं दूसरे दिन सात्विक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका पुण्य लाभ हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर लिया था। हरे कृष्णा। ये भंडारा कल नरसिंह जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहा है। नरसिंह जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में फास्टिंग रहता है, उपवास रखते हैं, इसलिए कल हलियारी भंडारा था। इसमें साबूदाना खिचड़ी, वेफर, मूंगफली दाना और खीर साबूदाना। और आज अन्न का भंडारा है, जिसमें पूड़ी, सब्जी, पुलाव, आम का रस। ये नरसिंह भगवान के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में इस्कॉन मंदिर उज्जैन की ओर से जन सामान्य उज्जैन की धार्मिक जनता के लिए रखा हुआ है।